इस वीडियो में हम वेल्थ स्टेटमेंट की तो बात करेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं उसका एक न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज आपके स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है उसको प्रैक्टिस करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो समझें कि आपकी बहुत बड़ी गुड लक है, क्योंकि इससे आसान न्यूमेरिकल पूरे टेक्स्ट के सिलेबस में कोई भी नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। नौ ये बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें प्राइमरीली आपसे जो एग्जामिनर चीज़ मांगेगा ना, वो दो चीज़ें। एक तो वो आपसे कहेगा इस न्यूमेरिकल में कि मुझे आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर दिखा दो, और साथ में दूसरी चीज़ जो आपसे मांगेगा दैट दैट विल बी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स में आप जो अकाउंटिंग का स्टूडेंट है उसके लिए कोई नई टेक्निक नहीं है जो उसने सीखनी है। आपको सिंपली ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायल बैलेंस का डाटा दिया हुआ है तो मैं उससे बैलेंस शीट कैसे बनाता हूँ, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं या जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ये कैसे। तो अगर आपको ये दो चीज़ें बनाना आती हैं तो कोई नई टेक्निक से आपको लर्न करने की अब जरूरत नहीं है, आप इजीली वेल्थ स्टेटमेंट अपना बना सकते हैं। तो हम सवाल को देखते हैं जरा, यहाँ जो आपके उसमें दिया हुआ है स्टडी टेक्स्ट में, मिस्टर नदीम हैज फाइल्ड फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30/6/2021। जून 2021 का वेल्थ स्टेटमेंट ये आपको बताया गया है। और जो सवाल का रिक्वायरमेंट है वो अगर हम देखें, वो आपने जून 30/2022 का वेल्थ स्टेटमेंट वो आपसे मांग रहा है, और साथ में वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी मांग रहा है। तो इसी तरह की रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम में भी होगी कि एक आपको वेल्थ स्टेटमेंट ओपनिंग दी हुई होगी और क्लोजिंग आपने बनानी होगी, और इसके दौरान में आपको साल के दौरान की कुछ ट्रांजेक्शन बताई भी होंगी। तो मैं सिर्फ पहले तो ये करता हूँ कि जो वेल्थ स्टेटमेंट 30 जून 2021 की है उस वो मैं यहाँ पे एज इट इज बना देता हूँ। सो 30 जून 2021 इसका वेल्थ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और उसको मैं टी अकाउंट फॉर्म में बना लेता हूँ, जरा हमारे लिए वो इजी है पहले से अंडरस्टैंड करना। एसेट साइड में ये वाली लिखूंगा और लाइबिलिटी साइड यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो मैं फिगर्स कॉपी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने कौन सी फिगर कहाँ पे लिखी है। आई जस्ट पॉज दिस वीडियो। ओके, सो ये एज इट इज फिगर्स हमने उस सवाल में से कॉपी कर ली है, कॉपी पेस्ट, कुछ भी इसमें हमने फिगर को चेंज नहीं किया। सिंपल जो वेल्थ स्टेटमेंट बताई हुई थी 11 मिलियन का टोटल यहाँ है, और इसको यहाँ पे टोटल कर देते हैं। इट्स अ टोटल ऑफ 11 मिलियन, और अगर यहाँ पे भी 11 मिलियन का टोटल बना दिया जाए तो वी विल बी लेफ्ट ओवर विद सम बैलेंसिंग फिगर, जिसको अकाउंटिंग में इक्विटी कहते हैं, यहाँ पे हम उसका नाम रखेंगे, ये इसकी वेल्थ है। सो जो वेल्थ है दैट इज 10 मिलियन, बिकॉज दिस इज द बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट में। ठीक है जी। सो ये हमने ये स्टार्ट, ये दिस इज स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब जब साल खत्म होगा तो हमें एक और वेल्थ स्टेटमेंट बनाने को कहा जा रहा है। सो व्हाट आई डू इज आई सिंपली मेक अ कॉपी ऑफ इट, आई मेक अ कॉपी, और मैं यहाँ पे एक और इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। एंड व्हाट आई डू इज कि अब मैं इसके अंदर जो ईयर है उसको 30 जून 2022 कर देता हूँ। और अब हमारे पास दो वेल्थ स्टेटमेंट्स हो गई, एक हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर की थी और एक ये एंड ऑफ द ईयर पे है। ये एक्चुअली हमसे रिक्वायर्ड है, दिस इज द रिक्वायर्ड वन। तो अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इन एसेट्स में क्या क्या चेंज आई, वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। और ये हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द ईयर का जो ट्रांजैक्शन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फॉर द ईयर होता है हमेशा, और इसमें ये हम इनकम साइड लेते हैं और ये हम एक्सपेंस साइड लेते हैं। साथ में कैश एंड बैंक बैलेंसेस, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो ले लेंगे, वो देखते हैं हम सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम चलते जाएंगे। अच्छा जी, सो इसमें एक बैंक बैलेंस 3.5 मिलियन का है, ये मैंने शायद मिस कर दिया था।
बैंक 3.5 million. ओके जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारी फिगर्स पूरे हो गए। अब ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन ये जरा देखते हैं कि क्या बताया हुआ है जी। सो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 1.3 million एंड पेड टैक्स ऑफ 1 million। तो जो ट्रांजैक्शन है मैं उसको डबल एंट्री के असूल पे रिकॉर्ड करता जाऊंगा। सैलरी मुझे मिली है 1.3 million की। तो 1.3 million का जो सैलरी है उसकी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम एंट्री भी साथ साथ बनाते जाएं कि अगर आपने सैलरी इनकम अर्न किया तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। आपके पास कैश या बैंक में पैसे आएंगे और सैलरी इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट आप देख लो कितनी बताएगी, 1.3 मिलियन। तो 1.3 मिलियन से ये ट्रांजेक्शन होगी। और मैं यहाँ पे अब इसको रिकॉर्ड कैसे करूँगा, मैं रिकॉर्ड ऐसे करूँगा कि सैलरी इनकम मेरे पास आएगी 1.3 मिलियन और कैश मेरे पास डेबिट होगा या बैंक बैलेंस 1.3 मिलियन से। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद है, डेबिट बैलेंस विच इज 3.5 मिलियन। ये मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ले आया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो पेड टैक्स ऑफ 100,000, 1 लाख रुपए का टैक्स भी अदा किया। तो जो टैक्स अदा किया है वो यहाँ पे एक्सपेंस लिख देते हैं। एक्सपेंस डेबिट होगा और जो टैक्स अदा किया उसमें से कैश या बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज ही सोल्ड शेयर ऑफ 2 लाख फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3.5 लाख। 2 लाख का शेयर बेच दिया इसने 3.5 लाख में। तो ये कौन से शेयर की बात हो रही है, ऊपर आप देखें अगर, तो ये शेयर्स हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। 2 लाख के उसने बेच दिए लेकिन 3.5 लाख में बेचे हैं। तो अब इसका जो एंट्री होगा वो हम क्या बनाएंगे। इसकी एंट्री ये होगी कि आपके पास एक तो कैश आएगा 3.5 लाख रुपए का, आपके पास से शेयर्स जो आपका एसेट था वो क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए का, और 1,50,000 का आपका इनकम कह लो इसको या गेन कह लो, वट एवर। तो ये ट्रांजेक्शन मैं लिख लेता हूँ। कैश 350,000 का शेयर से, शेयर जो मैंने बेचा 350,000। उसके बाद मेरे पास जो गेन आया दैट इज 150,000। और साथ में मेरे पास जो शेयर पड़ा हुआ था, शेयर इन XYZ, इसमें अब कमी हो जाएगी 2 लाख रुपए की। ये अब शेयर इतने का नहीं रहेगा बल्कि इसमें 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, आप यहाँ शेयर्स का एक अकाउंट बना लें। ठीक है जी, और इसको एसेट, इसका डेबिट बैलेंस लिख लें जो कि 1 मिलियन है, और आपने डिस्पोज ऑफ किया है 2 लाख, डिस्पोजल किया है 2 लाख के शेयर्स का। नेक्स्ट इज ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी इसने पे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे हम एक लोन का अकाउंट भी बना लेते हैं, और इसका क्रेडिट बैलेंस आपके पास मौजूद था। ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना दिया हुआ है लोन का, पर्सनल लोन का दिया हुआ है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का लोन है, आपने 5 लाख का पे कर दिया, तो इसका मतलब लोन कुछ आपने पे कर दिया है 5 लाख रुपए का। लोन सॉरी मेरा गला थोड़ा सा आज इन्फेक्शन हुआ है पिछले दिनों से, थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्ब होगी, उसके लिए माजूद है। सो ये पर्सनल लोन बेसिकली इसकी वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा और शेयर्स की वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा।
तो आप चाहे तो इसका अलग से अकाउंट बना लो या यहीं पे मेंशन करते जाओ, दैट्स योर चॉइस। लेकिन हमें ये पता है कि ये अकाउंट और ये अकाउंट अब हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दी हुई हैं। लाइकवाइज ये बैंक बैलेंस में भी कुछ चेंजेस आ चुकी हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एग्रीगेट टू 8.5 लाख। एक्सपेंसेस हैं सिंपल, तो उसका ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, एक्सपेंस हाउस होल्ड 8,50,000 का एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट हो जाएगा हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसके बाद अगला आइटम, ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर कामरान थ्रू क्रॉस चेक। ना ये वो कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला आपने ट्रीटमेंट इससे मिक्स नहीं कर देना कि कैश में दिया हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाता है, गिफ्ट किसी को या लोन दिया हो, तो ये वो वाली बात नहीं, ये तो सिंपल बस ट्रांजैक्शन है इसने ड्यूरिंग द ईयर की है। ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर। 4 लाख का गिफ्ट अगर दिया और कैश दिया, तो गिफ्ट जो है वो उसकी वजह से कैश कम होगा इसकी पॉकेट में, और गिफ्ट की वजह से यहाँ पे एक एक्सपेंस भी आएगा। He has earned profit on ABC and Company of rupees 4.5 lakh. His drawings from the firm during the year was 2,75,000 and he had paid tax of 40,000 on firm income. Now सबसे पहले प्रॉफिट जिसने अर्न किया इसकी वजह से जो जाहिर सी बात है इसका शेयर इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे एक तो इसकी इनकम में जो इजाफा है कितना हुआ है, 4,50,000 का। मैं पहले जरा इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसके बाद इसको लेजर अकाउंट्स में लेकर आएंगे। सो अब हमारे पास ये जो फर्म थी, फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म देखें इसका यहाँ पे इसने नाम क्या बताया है, एबीसी एंड कंपनी। तो इसका मतलब ये जो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट थी इसमें ये कहाँ पे आ रहा है, ये कैपिटल। तो जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल में इजाफा हो जाता है। तो ये जो कैपिटल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें इजाफा होगा जितना भी प्रॉफिट आया उसकी वजह से, और आपकी क्रेडिट होगी आपकी इनकम। तो ये अमाउंट कितनी है जी, 4.5 लाख। तो 4,50,000 से ये काम हुआ। अब दूसरा काम क्या हुआ कि हिज ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,75,000। कारोबार से इसने पैसा निकाल लिया। तो पैसा अगर उस बिजनेस से यानी इस यहाँ से अगर पैसा निकालेंगे तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल कितना रिड्यूस होगा, जितनी आपने ड्राइंग्स की हैं, कारोबार से पैसा निकाला है आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस से, तो वो 2,75,000 रुपये है, ठीक है। सो 2,75,000 की वजह से आपका जो शेयर था बिजनेस में वो अब कम होगा क्योंकि आपने उतने पैसे निकाल लिए और कैश आपके पास आ गया, ठीक है। और तीसरा काम क्या हुआ कि 40,000 का आपने फर्म की इनकम के ऊपर टैक्स भी अदा किया। सो जो टैक्स अदा करोगे वो एक्सपेंस होगा और कैश क्रेडिट होगा 40,000 रुपये से, ठीक है। सो ये जो अब 3 ट्रांजेक्शन हैं ये अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल में रिडक्शन आएगा, सो यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं एबीसी का, जिसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस पड़ा था। आप ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना था एबीसी का, 2.5 मिलियन। सो 2.5 मिलियन ये ओपनिंग बैलेंस था। पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें कैपिटल 4.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है। सो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया वो 4.5 लाख से इंक्रीज हुआ, और इनकम में आएगा प्रॉफिट 4.5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट इज ड्राइंग्स जो आपने किए, कैश डेबिट होगा 2.75 से, ड्राइंग्स 2,75,000, और यहाँ से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा ड्राइंग्स की वजह से 2,75,000। एंड थर्ड वन इज टैक्स जो आपने अदा किया, कैश 40,000 से रिड्यूस हो जाएगा। तो टैक्स आपने अदा किया 40,000 से और एक्सपेंस होगा 40,000 से।
He purchased a new plot at EME Society for total consideration of 2 million, payable in 20 installments during the year. He paid 7 lakh in installments. एक और प्लॉट ऑफ लैंड आपने खरीदा है, और प्लॉट ऑफ लैंड की सूरत में देखें दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है, ये डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि अगर तो आपका 2 मिलियन का प्लॉट है, 20 लाख रुपए का, और आप कहते हो जी कि मैं अभी सिर्फ 7 लाख, जैसे यहाँ पे बताया था, 7 लाख इंस्टॉलमेंट अदा कर रहा हूँ और अभी मैंने बाकी किस्तें देनी है। तो पहला तरीका इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का ये है कि आपके पास कैश क्रेडिट होगा 7 लाख रुपए से, ठीक है जी। उसके बाद आप एडवांस लिख देंगे 7 लाख रुपए से, एसेट में 7 लाख रुपए लिखेंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप प्लॉट लिखें 20 लाख रुपए से, और पेएबल भी साथ में एक बुक कर दें कि मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि 7 लाख आपने अदा किया, 13 लाख अभी पेएबल है, और 7 लाख रुपए आप कैश जो आपने अदा की इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सो ये दोनों, ये डिपेंड करता है कि आपकी ओनरशिप का स्टेटस क्या है। अगर तो सिर्फ आप इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं और अभी आपकी ओनरशिप उतनी ही है जितनी आपने इंस्टॉलमेंट पे की है, तो फिर ये मेथड, अदरवाइज फिर ये मेथड। अगर आपने बैंक से लोन लिया और प्लॉट खरीद दिया और अभी बैंक को लोन अदा करना है, तो फिर सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हैं। नाउ आप दोनों में से जो भी यूज करें, डबल एंट्री इम्पैक्ट तो सेम ही है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि हमने एडवांस अदा किया है ये वाला 7 लाख का, और कैश पे किया 7 लाख का, तो हमारे पास जो कैश है वो यहाँ से प्लॉट की वजह से रिड्यूस हो गया 7 लाख से, और एक और प्लॉट हमारे पास आ गया। जैसे हम एक और प्लॉट का अकाउंट बना लेते हैं, जो कि 7 लाख रुपए से एक एसेट आ गया हमारे पास, हमने इंस्टॉलमेंट अदा की थी। ऑन 30 जून 2022 इस बैंक बैलेंस वॉज 4,75,000, और कैश एंड बैंक में बैंक का बैलेंस बताया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस में बैंक का बैलेंस 4,75,000, ठीक हो गया जी। सो अब हमने सिंपली करना क्या है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए अपने टी अकाउंट्स के अंदर, और अब हम करेंगे ये कि इन सारे के सारे अकाउंट्स को क्लोज करके अपनी इस ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसमें अपडेट कर लेंगे सारी की सारी फिगर्स को, ठीक है। तो मैं ज़रा इन अकाउंट्स को क्लोज करता हूँ और फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, सो अब हमने कर ये लिया है कि हमने इन सारे अकाउंट्स की जो बैलेंसिंग फिगर है वो फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर बनी, और अब हमें पता है कि ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, आपकी इक्विटी में जाती है ना ये। अभी हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से बात करें। कैश एंड बैंक बैलेंस का जो क्लोजिंग बच रहा था वो एक बैलेंस, वो हमने उसको कह दिया कि वो, चूंकि ये कैश एंड बैंक है, बैंक का हमें क्लोजिंग बताया हुआ था, तो बाकी को हमने कैश का बैलेंस कह दिया। तो ये बैंक का और कैश का जो बैलेंस था 4,75 और 23,60, ये हम अपनी इस बैलेंस शीट में यहाँ पर ले आए, 4,75 और 23,60,000। उसके बाद आपके पास शेयर्स में क्लोजिंग बैलेंस बन रहा था 8 लाख, और हमने इस बैलेंस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, शेयर्स XYZ 8 लाख। उसके बाद लोन आपका 5 लाख का बच गया था क्लोजिंग बैलेंस, तो ये पर्सनल लोन 5 लाख रुपए से आ गया। उसके बाद कैपिटल ABC में 26,75,000 का बैलेंस है, तो ये बैलेंस भी हम इधर ले आते हैं। सो कोई नई बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ अकाउंटिंग के तरीके पे अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस शीट में बैलेंस डाल रहे हैं। प्लॉट जो है वो 7 लाख रुपए का था, सो वो 7 लाख रुपए का ये प्लॉट आ गया। सो ज्वेलरी में और प्लॉट एंड DH है, इन बैलेंसेस में कोई चेंज है नहीं, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। अब हमने इसको जब टोटल किया तो हमारी ये बैलेंस शीट बराबर हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से जरा आगे बात सुने आप, कि अब पॉइंट ये है कि आपसे दो रिक्वायरमेंट्स थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ। तो वेल्थ स्टेटमेंट जो आपकी है वो अब आप कैसे बनाएंगे, वो आप ऐसे बनाएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे ना, अब मैं बनाने लगा हूँ वेल्थ स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अब मैं इसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ।
वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने बताना है कि इसके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स क्या क्या हैं, और फिर बताना है कि उसकी लायबिलिटीज क्या क्या हैं, और आखिर में बच जाएगी वेल्थ। ठीक है। सो वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली मुझे इस फिगर तक पहुंचाएगी कि जो कि मेरी क्लोजिंग वेल्थ है। क्लोजिंग वेल्थ ये बनी पड़ी है, दिस इज द क्लोजिंग वेल्थ। सो एसेट्स में मैं क्या क्या लिखूंगा जी? एसेट्स में मैं लिखूंगा ये सारे एसेट्स एज इट इज, आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना आपने, सिंपली लिख देना है प्लॉट इन DHA 3.5 मिलियन। उसके बाद एक और प्लॉट आ गया 7 लाख। उसके बाद कैपिटल इन ABC जो कि 26,75,000 का है। उसके बाद ज्वेलरी है 5 लाख की, मैं जस्ट एब्रीवेट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। शेयर्स इन XYZ 8 लाख, और बैंक बैलेंस है 4,75,000, और कैश बैलेंस है 23,60,000। सो ये जितने आइटम लिखे थे ये एज इट इज मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स को रिफ्लेक्ट करें। लायबिलिटी साइड पे क्या है? पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का। सो आई जस्ट मेंशन हियर कि जनाब लोन है 5 लाख रुपए का, और ये मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। ये जो जवाब बनेगा दिस इज माई वेल्थ, ये वेल्थ बनी पड़ी है। ठीक है जी। सो ये 10,510,000 की वेल्थ है। 10,510,000, दिस इज द वेल्थ। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट पूरा हो गया जी, दैट्स इट। बैलेंस शीट को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। दूसरी चीज जो आपसे वो रिक्वायर कर रहा है वो कह रहा है कि वेल्थ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होगी? आपने स्टार्ट करना है ओपनिंग वेल्थ से और खत्म करना है क्लोजिंग वेल्थ पे। ओपनिंग वेल्थ देखो कितनी है, अगर आप सवाल में देखें ओपनिंग वेल्थ कितनी है, ये लिखी पड़ी है 10 मिलियन। सो यू विल स्टार्ट विद 10 मिलियन, और क्लोजिंग वेल्थ कितनी है ये, एंड दिस इज 10,510,000। अब इसमें क्या चीजें प्लस माइनस हुई हैं वो आपको सारी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो प्लस माइनस होने वाली चीजें कौन सी हैं? ये हैं, ये 5,10,000 है ना जो एक्चुअली प्लस माइनस हो रहा है उस वेल्थ में, और ये जो 5,10,000 है इसका ब्रेकअप मेरे पास क्या है? यही नहीं है ब्रेकअप, 5,10,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। ठीक है। यानी ये सारी चीजें मेरी वेल्थ में ऐड हुई हैं, और ये सारी चीजें मेरी वेल्थ में से माइनस हुई हैं। तो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने करना क्या है? मैंने करना ये है कि सिंपली ये जो कुछ मैंने बनाया हुआ है, ये जो कुछ मैंने बनाया हुआ है इसको एज इट इज मैंने अपनी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। जो चीजें वेल्थ में ऐड हुई, यानी कि सैलरी ऐड हुई 13 मिलियन, फिर उसके बाद कुछ गेन ऐड हुआ 1,50,000 का, फिर उसके बाद 4.5 लाख का कोई प्रॉफिट ऐड हुआ, फिर उसके बाद टैक्स या मैं एक्सपेंस ये जो मेरे थे ये मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैंने टैक्स अदा किया 1 लाख रुपए का, तो ये मैं डेफिनेटली माइनस में लिखूंगा। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैंने किए थे 8,50,000 रुपए के, ये भी मैं माइनस में लिखूंगा। उसके बाद मैंने 4 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था, ये भी मैं माइनस में लिखूंगा। टैक्स अदा किया था 40,000 का। ठीक है। सो जब मैं इस ओपनिंग वेल्थ में ये सारी चीजें जमा तफरीक कर दूंगा, प्लस माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। ठीक है। सो आपने इसको इस तरह वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देना है। सो वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सिंपली बैलेंस शीट वाला प्रोसेसर चलाना है, और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सीधा सीधा आपने प्रॉफिट लॉस या इनकम स्टेटमेंट वाला प्रोसेसर चलाना है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक बोथ ऑफ दीज। सो अब अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन होगा तो वो फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।